जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग मेडीवल हिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हुमायूं के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने देखा था हुमायूं के जो इनिशियल लेवल पर उनका जो लाइफ था या उनके जो कैंपेन थे इंडिया में, उसको हमने देखा था। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हुमायूं के ही टाइम पे 1540 से लेकर के 1555 तक, ठीक, 1540 से लेकर के 1555 तक, ठीक, इस दरमियान सुर एम्पायर जो था वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। हुमायूं को जो बेलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, उसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और हराने के बाद फिर हुमायूं को यहां से बाहर भेज दिया गया था, मतलब वो बाहर चला गया था। इसी दरमियान अगर हम बात करें, ठीक है, तो कई सारे युद्ध जो थे वो हुमायूं ने लड़े। सबसे पहले अपन ने देखा था कि 1508 में काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ और जब हुमायूं जो थे वो 23 वर्ष के थे, 23 ईयर्स के, तब इनके जो पिता थे, ठीक है, जो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, उनकी 1530 में डेथ हो गई थी। अब उस टाइम पर चूंकि एक तरीके से कहा जाए तो मुगल एम्पायर कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, सिर्फ 4 साल हुए थे और बाबर जो था वो ज्यादा केपेबल लीडर था, ठीक। तो उसके टाइम पर जो हुआ, ठीक है, तो उसकी डेथ के बाद अलग अलग जगहों पर रिवॉल्ट शुरू हो गए, ठीक है। हमने देखा था कि कई जगह पर विद्रोह शुरू हुए। अब हुमायूं ऐसा था जिसने अपने राज्य का बंटवारा करके अपने भाइयों में भी बांटा था। हमने पढ़ा था कि इसके 3 भाई थे, ठीक है, टोटल, मतलब बाबर के 4 बेटे थे। हुमायूं, हुमायूं के अलावा इनका भाई था कामरान, ठीक, इसके अलावा हिंदाल, ठीक है, और चौथा भाई जो था वो था अस्करी, ठीक है। तो कामरान, अस्करी, हिंदाल, ठीक, ये 3 हुमायूं के भाई थे, ठीक। और हुमायूं ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार, ठीक है, चारों भाइयों में बंटवारा किया था, मतलब तीनों भाइयों में बंटवारा किया था, जिसमें कामरान को कौन सा रीजन दिया था, काबुल कंधार वाला, ठीक है। अस्करी को कौन सा दिया था, संभल, ठीक है। और हिंदाल को कौन सा दिया था, अलवर की जागीर दी थी। अलवर कहाँ है, राजस्थान में। इसके अलावा इनका एक चचेरा भाई था जिसका नाम था सुलेमान मिर्जा, ठीक है, उसको बख्शा, ठीक है, बख्तशाह की जागीर उसको दी थी, ठीक। अब हमने उसके बाद फिर हुमायूं के सैन्य अभियान देखे थे। सबसे पहला अभियान इनका था जब इन्होंने कालिंजर पर आक्रमण किया था। उस टाइम पर कालिंजर का शासक कौन था, प्रताप रुद्र देव, ठीक है। हुमायूं चूंकि उस टाइम पर गुजरात का जो शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह, ठीक है, वो एक तरीके से देखा जाए तो हुमायूं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, ठीक है, बहादुर शाह, ठीक है। तो बहादुर शाह की ताकत बढ़ रही थी, जिसकी ताकत को कम करने के लिए अब चूंकि प्रताप रुद्रदेव जो था वो बहादुर शाह का दोस्त था, ठीक है, तो इसी कारण से इन्होंने कालिंजर पर आक्रमण किया, ठीक। उसके बाद फिर बात करें तो इनका दोहरिया का युद्ध हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर देखिए बहादुर शाह गुजरात में एक्टिव था और बंगाल में जो एक्टिव था वो था महमूद लोधी, जो इब्राहिम लोधी का भाई था, ठीक है। इब्राहिम लोदी जिसको बाबर ने पानीपत के युद्ध में हरा दिया था, ठीक, तो वो भी अपने भाई का बदला लेना चाहता था, ठीक है। तो इस कारण से हुमायूं जो था, ठीक है, महमूद लोदी के साथ साथ एक और पिक्चर में आता है जिसका नाम है शेर शाह, जिसने बेलग्राम और फिर जो है बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हरा करके मुगल वंश को खत्म किया था, ठीक है। तो ये 3 बहुत ही प्रमुख रिवॉल्टर्स थे हुमायूं के टाइम पर जिससे हुमायूं को डील करनी थी। एक तो बहादुर शाह थे गुजरात में, ठीक। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में थे शेर शाह सूरी, ठीक। और जो बंगाल वाला रीजन है वहां पर कौन थे, तो वहां पर थे महमूद लोदी, ठीक है। तो एक एक करके हुमायूं ने सबको टैटल किया, लेकिन अंततः शेर शाह सूरी से इनकी जो है, इनका बेलग्राम का युद्ध हुआ 1540 में और 1540 में ही बेलग्राम के युद्ध को हराने के बाद इनको वहां से हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद की कहानी हमने पढ़ी थी, हुमायूं कहां से कहां तक गए। फिर आमरकोट में जो था, आमरकोट के किले में अकबर का जन्म हुआ, फिर वहां पर अपने भाई को छोड़ करके, भाई के पास छोड़ के ये निकल गए। उसके बाद 1555 में जैसे ही इब्राहिम लोधी का भाई, अगर हम बात करें, ठीक है, इब्राहिम लोधी का, सॉरी, शेर शाह सूरी का पुत्र इस्लाम शाह,
उसकी डेथ होती है। उसके बाद से सुर एम्पायर कमजोर हुआ और इस बात का फायदा हुमायूं ने उठाया। ठीक है, और हुमायूं ने सबसे पहला युद्ध किया मच्छीवाड़ा का। मच्छीवाड़ा के युद्ध में पंजाब को इन्होंने एनेक्स किया पूरी तरीके से, और उसके बाद फिर सरहिंद के युद्ध में आखिरी जो था सिकंदर शाह सुर, इसको शासक को हराया और वापस से मुगल डायनेस्टी की स्थापना करी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि चूंकि ये क्या कहते हैं, अपने इन्होंने अपना एक वो बनवाया था जिसको हम कहें लाइब्रेरी, ठीक है, या हम जिसे कहते हैं पुस्तकालय। इन्होंने बनवाया था दीननाह नामक महल बनवाया था। ठीक है, दीननाह, ठीक है, दीन पना, ठीक है। तो दीन पना जो बनाया था 1533 में, उसी की लाइब्रेरी में ये बुक पढ़ रहे थे, और बुक पढ़ के जब ये वापस लौट रहे थे तो उसी टाइम पर सीढ़ियों से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनके बारे में इतिहासकार जो थे लेनपुल, उन्होंने ये कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। ठीक है, मतलब उनकी गिरते पड़ते ही पूरी जिंदगी निकली थी। ठीक है, अबुल फजल ने, ठीक है, अबुल फजल ने जो हुमायूं को टाइटल दिया वो कहकर दिया। ठीक है, कहकर दिया था। ठीक है, इसके बाद बात करें तो हुमायूं का जो मकबरा दिल्ली में बनवाया गया वो किसके द्वारा बनवाया गया? इनकी पत्नी थी लाड़ बेगम। कौन सी पत्नी थी? लाड़ बेगम। ठीक है, उनके द्वारा बनाया गया। और हुमायूं की एक बहन थी गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी, जो ऑटोबायोग्राफी थी किसकी? हुमायूं। यहां तक कल हमने पढ़ा था। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके जीवन में बहुत ज्यादा असफलता रही। आप सोचिए 1540 में शेरशाह सूरी ने इनको मार के भगा दिया, बेचारा ये 15 साल तक इधर उधर भटकता रहा। ठीक है, तो अब हम इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे आज का, वो ये देखेंगे कि हुमायूं के रीजंस क्या थे, मतलब कि इनके जो फेलियर था, ठीक है, इनकी असफलता के कारण क्या थे हुमायूं के। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो व्हाट आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ हुमायूं। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो बेलग्राम का युद्ध हुआ था, ठीक है, बेलग्राम का जो युद्ध हुआ था, उसने क्या किया था? हुमायूं को पूरी तरीके से बादशाह ऐसा बना दिया था जिसके पास कोई राज्य नहीं था बेलग्राम के युद्ध के बाद। ठीक है, अब यहां से उसकी दुर्गति जो थी वो आरंभ हुई थी। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो जो उनकी टफ लाइफ थी हुमायूं की, वो यहां से स्टार्ट हुई थी, जब उनको इधर उधर भागना पड़ा। अब ये रीजंस क्या था, हुमायूं क्यों हारे शेरशाह सूरी से, उसके पीछे का रीजंस क्या थे? ठीक है, तो सबसे पहले रीजन की अगर हम बात करें तो वो था कंटेम्पररी पॉलिटिकल सिचुएशन। कंटेम्पररी पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है, मतलब तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति। तत्कालीन मतलब उस टाइम पर जो राजनीतिक परिस्थिति थी, कंटेम्पररी पॉलिटिकल सिचुएशन थी, उसको हम देखते हैं। व्हेन हुमायूं ascended the throne, the political situation in India was very difficult. देखिए, हुमायूं जिस समय गद्दी पर बैठा, उस टाइम पर जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा विषम थी। विषम का मतलब होता है डिफिकल्ट। ठीक है, विषम का मतलब होता है डिफिकल्ट, तो बहुत ज्यादा क्या थी? डिफिकल्ट। Although Babur had established the Mughal state in India on the strength of his strong will and military talent, he could not get the opportunity to strengthen this state. ठीक, देखिए, हालांकि भले ही अगर हम बात करें, यद्यपि अगर हम बात करें तो बाबर ने, ठीक है, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, दृढ़ इच्छा शक्ति का मतलब होता है सेल्फ स्ट्रॉन्ग विथ हिज मिलिट्री टैलेंट। ठीक है, मतलब अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से एक बहुत अच्छे और सैनिक प्रतिभा के बल पर, मिलिट्री टैलेंट के बल पर, ठीक है, भारत में मुगल राज्य की स्थापना तो कर दी थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो मुगल राज को सुदृढ़ करता, ठीक है, मतलब स्ट्रेंथन करता, उसके पहले ही उसकी डेथ हो गई। देखिए, 1526 में उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो मतलब 4 साल में वो सिर्फ युद्ध जो है अपनी टेरिटरी को बढ़ा पाया, लेकिन वो जो एक जिसे कहते हैं ना कि मुगल को जो स्ट्रॉन्ग करना था, ठीक है, वो नहीं कर पाया। ठीक है, द अफगान्स were still looking for an opportunity to recapture Delhi. ठीक, देखिए, अब जो अफगान थे, ठीक है, वो पूरी तरीके से दिल्ली से बाहर नहीं हुए थे। अफगानों को भले ही हरा करके उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, लेकिन आप देखें चचेरा भाई उनका महमूद लोदी, ठीक है, वो लगातार उनके लिए परेशानी कर रहा था। ठीक है, परेशान उनको लगातार कर रहा था ताकि दिल्ली पर कब्जे पर वापस किया जाए।
ठीक है, तो अफगान इस मौके की तलाश में थे कि कब अपॉर्चुनिटी हमको मिले और हम वापस से अपना दिल्ली कैप्चर कर लें। ठीक, जिसके कारण बिकम्स हुमायूं हैड नाइदर डिस्ट्रॉयड द अफगान्स नॉर द राजपूत कंप्लीटली। ठीक है, क्योंकि देखिए हुमायूं ने ना तो अफगानों को और ना ही राजपूतों को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया था। हमने युद्ध में देखा था इन्होंने शेर शाह सूरी का जो किले पे कब्जा किया था, ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको एक युद्ध के बारे में बताया था। ठीक है, एक युद्ध के बारे में बताया था आपको, शेर खां का युद्ध। ठीक है, शेर खां जो था उससे संघर्ष किया था, उसमें जो थी, ठीक है, शेर शाह के साथ इन्होंने संधि कर ली थी। ठीक है, और इनको वापस जो है आना पड़ा था। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया था, अफगानों से ना तो अफगानों को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया था और ना ही राजपूतों को। इसीलिए जब बाबर की डेथ हुई, ठीक है, बाबर की जब डेथ हुई तो ये जो पावर्स थी इन्होंने युद्ध कर दिया किसके खिलाफ, मुगल्स के खिलाफ। ठीक है, अब इनमें 3 प्रोमिनेंट थे, एक था महमूद लोदी। महमूद लोदी कौन था, इब्राहिम लोदी का भाई। इसके बाद अगर हम बात करें तो रूलर ऑफ गुजरात बहादुर शाह और शेर शाह सूरी। ये तीनों बहुत प्रोमिनेंट थे जिन्होंने हुमायूं के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। ठीक है, क्योंकि ये चाहते थे कि मुगल साम्राज्य खत्म हो जाए, क्योंकि देखिए बाबर के समय में, बाबर चूंकि बहुत ज्यादा केपेबल रूलर था, इसी कारण से बाबर के समय में इन लोगों को विद्रोह करने की इन लोगों ने आंख उठाने का प्रयास नहीं किया। हुमायूं जब गद्दी पर बैठा, ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने बाबर के मरने के बाद चीजों को फिर से एक्टिव करना शुरू किया। ठीक है, तो इसी कारण से क्या हुआ, ये सबसे बड़ा रीजन था कि इतने सारे दुश्मन, ठीक है, और एक अनस्टेबल स्टेट। देखिए स्टेट तो बना दिया था बाबर ने, लेकिन वो अभी उतना स्ट्रेंथली नहीं हुआ था क्योंकि लंबे समय तक बाबर नहीं रहा। हाँ, अगर बाबर लंबे समय तक जी जाता तो शायद मुगलों के खिलाफ जैसे अकबर ने किया था। अकबर चूंकि लंबे समय तक शासन में थे तो इसीलिए उनके समय में मुगल राज्य जो था, मुगल स्टेट जो था, वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ हो गई थी उसकी। ठीक है, मतलब आप देखेंगे कि बहुत सारा एक्सपांशन अकबर के टाइम पे हुआ था। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो महमूद लोदी, बहादुर शाह और शेर शाह सूरी, ठीक है, ये तीनों के कारण प्रॉब्लम हमेशा हुमायूं को रही। ठीक, तो ये तो पहला रीजन था। ठीक, उसके बाद अगला रीजन अगर हम बात करें, अगला रीजन जो था वो था लैक ऑफ पोस्टल एंड इंटेलिजेंस सिस्टम। ठीक है, डाक एवं गुप्तचर व्यवस्था का अभाव। देखिए इंटेलिजेंस सिस्टम का मतलब होता है गुप्तचर व्यवस्था। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम देखें, वीक पोस्टल एंड इंटेलिजेंस सिस्टम also contributed to Humayun's failure. Due to this, he could not get any information about the activities happening in Sher Khan and other parts of the state soon. देखिए चूंकि इनका जो हुमायूं की विफलता में, ठीक है, दुर्बल डाक एवं गुप्तचर व्यवस्था का भी योगदान था। ठीक है, क्योंकि इसके चलते उन्हें शेर खान के बारे में पता ही नहीं चल रहा था कि शेर खान ने अपने एम्पायर को धीरे धीरे इतना सुदृढ़ कर दिया। आप याद करिए, हुमायूं जिस टाइम पर बहादुर शाह के साथ युद्ध कर रहा था गुजरात में, उसी टाइम पर शेर खान जो था ईस्टर्न, उसमें अपनी साम्राज्य को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। और हुमायूं को इस बात का पता ही नहीं चला कि शेर खान इतना मजबूत हो गया। ठीक है, तो ये लैक ऑफ इंटेलिजेंस था। ठीक है, क्योंकि उनको कोई चीज पता ही नहीं चल रही थी कि भाई सामने वाला कितना स्ट्रांग होता जा रहा है। देयरफॉर हुमायूं वाज नॉट एबल टू एक्ट ऑन द राइट ओकेजन बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम। देखिए आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो हम जो रॉ है हमारी या इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उस पर सरकार इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करती है? क्योंकि सही समय पर एक्ट किया जा सके राइट इंफॉर्मेशन के जरिए, वरना तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा दुश्मन कब अटैक कर देगा हम पर। आप समझ रहे हैं? इसीलिए हर देश की अपनी एक इंटेलिजेंस सिस्टम होती है। ठीक, और यही इंटेलिजेंस सिस्टम जो गुप्तचर व्यवस्था थी, वो हुमायूं की इतनी कमजोर थी कि हुमायूं को अपने ही देश में शेर खान ईस्टर्न में क्या कर रहा है ये उनको पता ही नहीं चल रहा था। जिसके कारण हुआ क्या कि जब वो अपने आप को सुदृढ़ कर रहा था, अगर उसी टाइम पर हुमायूं को ये चीज पता चल जाती तो हुमायूं उसको दबा सकता था। लेकिन जब वो ताकतवर हो गया तब उसको पता चला, तो फिर उसके बाद एक्ट करने का कोई मतलब नहीं बन जाता। तो ये इंटेलिजेंस सिस्टम के वीकनेस के कारण हुआ था। ठीक है, सही समय पर। ठीक है, क्योंकि जब आपका इंटेलिजेंस सिस्टम जो होता है ना,
वो अगर आप बात करें, अगर सुदृढ़ होता है तो आपको पहले से पता चल जाता है अपने दुश्मन के बारे में, आप अलर्ट हो जाते हो। लेकिन अगर वही इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं होगा तो आप अलर्ट हो ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका दुश्मन कब रात में आक्रमण कर देगा आप पे। यही इनके साथ हुआ, इनको पता ही नहीं चला कि शेर खान कर क्या रहा है। ठीक, इसके अलावा ही कुड नॉट इन्फॉर्म अबाउट कामरान्स अटैक ऑन पंजाब, शेर खान्स गौर विक्ट्री, अस्करीज वीकनेस इन गुजरात, हिंडल्स रिबिलियन और शेर खान्स मिलिट्री एक्टिविटीज इन टाइम, बट कुड नॉट गेट इट। एज अ रिजल्ट ही हैड टू फेस कंटिन्यूअस फेलियर एज वेल। देखिए, लगातार ये जो गुप्तचर व्यवस्था की जो कमजोरी थी, ठीक है, इसके कारण कामरान ने जो आक्रमण किया पंजाब पर वो इनको पता नहीं चला। ठीक है, शेर खान की गौड़ पर विजय हुई ये इनको पता नहीं चला। गुजरात में अस्करी जो था वो कमजोर पड़ गया था ये इनको पता नहीं चला। ठीक, हिंदल ने भी विद्रोह कर दिया था ये इनको पता नहीं चला। शेर खान की मिलिट्री एक्टिविटीज के बारे में पता नहीं, तो इनको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण था कि इनको सही समय पर चीजें पता नहीं चली और यही इनकी असफलता का या पराजय का कारण बना। क्योंकि भाई सही समय पर अगर पता चल जाता तो हुमायूं अलर्ट हो जाता, ठीक है, चीजों को उनको वहीं दबा देता, लेकिन उसको पता ही नहीं चला। ठीक, तो इसीलिए किसी भी व्यवस्था के लिए इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, गुप्तचर व्यवस्था होनी बहुत जरूरी होती है। इसीलिए आज आप कोई भी देश देख लीजिए, सबसे ज्यादा काम अगर देश किसी पर करता है तो वो इंटेलिजेंस सिस्टम पर अपने करता है, क्योंकि वॉर से ज्यादा, सैनिकों से ज्यादा तैयार करना अपना इंटेलिजेंस सिस्टम होता है। क्लियर हुआ ये? ठीक, तो आपको समझ में आया? तो पोस्टल और इंटेलिजेंस सिस्टम की कमजोर होने के कारण हुमायूं को पता ही नहीं चल पा रहा था कि कहां क्या हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ा फेलियर का कारण बना। नेक्स्ट, ठीक, ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट था डू नॉट सी कोऑपरेशन ऑफ राजपूत्स। देखिए, अगर आप देखें अकबर के समय में हम पढ़ेंगे, अकबर की जो राजपूत पॉलिसी थी उसी ने मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया था भारत में। आप देखिए, उन्होंने सबसे पहला काम किया, राजपूतों से संधि करी, क्योंकि वो जानते थे इस बात को कि राजपूत जो हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव हैं, ताकतवर हैं, और उनकी लड़ाई करने की क्षमता भी जो है वो हमारे जस्ट बराबर है। तो ये हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, और जब जब देखिए प्रॉब्लम खड़ी की जाती है ना, तो आप कितना भी आपका साम्राज्य मजबूत हो वो कमजोर होता है। आज देखें, अगर आप कोई भी देश युद्ध करना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि देश भले ही जीत जाए युद्ध, लेकिन आर्थिक तौर पर खुद भी कमजोर होता है। ठीक, तो इसी कारण से जो राजपूत थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसीलिए अकबर की जो राजपूत पॉलिसी थी उसी ने मुगल एम्पायर को सुदृढ़ बनाया था। मतलब जो मुगल एम्पायर इतना मजबूत हुआ था, उसमें राजपूतों के साथ जो उनकी संधि थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन हुमायूं के समय में राजपूत का साथ इनको नहीं मिला था। ठीक ठीक, अब देखिए यहां पर लिखा है कि बिसाइड्स द अफगान्स, द राजपूत्स वेयर आल्सो पॉलिटिकली डोमिनेंट फोर्स इन द 16th सेंचुरी इंडिया। मतलब कि अफगानों के साथ साथ, ठीक है, 16वीं शताब्दी में राजपूत भी जो थे ना, उनकी भी राजनीतिक रूप से एक प्रमुख शक्ति हुआ करते थे। मतलब अफगान तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ राजपूत भी एक पॉलिटिकली डोमिनेंट फोर्स थे। ऑल्दो बाबर फॉट विथ राजपूत्स एंड डिफीटेड राणा ऑफ मेवार इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, द राजपूत सॉट हुमायूंस हेल्प। ठीक, देखिए राजपूत, भले ही बाबर ने क्या किया था, देखिए याद करिए आप, बाबर ने राजपूतों के संघर्ष में किया था, मेवाड़ के राजा राणा, ठीक है, राणा सांगा को उन्होंने पराजित किया, लेकिन उसके बाद में राजपूतों ने हुमायूं से सहायता की मांग की थी। ठीक है, हाउएवर हुमायूं एक्टिंग लाइक अ शॉर्ट साइटेड पॉलिटिशियन डिड नॉट असिस्ट रानी कर्णावती ऑफ चित्तौड़, विच वाज अ ब्लंडर मिस्टेक ऑन हिज पार्ट। याद करिए आपको, रानी कर्णावती, ठीक, जब बहादुर शाह गुजरात पर राजपूतों पर आक्रमण कर रहा था, ठीक है, उस टाइम पर रानी कर्णावती ने चित्तौड़ की हुमायूं को राखी भेजी थी। तो उस टाइम पर बहादुर शाह ने उनको ये बता दिया था, ये कह दिया था कि हमारा युद्ध नहीं है, ये हम
उनके खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, काफिरों के खिलाफ। तो उस कारण से उस टाइम पर हुमायूं ने हेल्प नहीं करी थी चित्तौड़ की। तो आप समझिए कि जब आपको उनकी जरूरत थी उनको, अगर आप उस टाइम उनकी हेल्प कर देते, ठीक, तो यही राजपूत आपके साथ हो लेते, आपके साथ कोऑपरेट कर लेते। लेकिन आपने क्या किया, आपने उनकी सहायता नहीं करी, ठीक। तो इसी कारण से जो था ये ब्लंडर मिस्टेक हुई, ठीक है, हुमायूं की, जो रानी कर्णावती की सहायता नहीं करी उन्होंने, चित्तौड़ वाली, ठीक। If he had gathered the support of the Rajputs, he could have easily countered Sher Khan's power, but his lack of foresight cost him the opportunity to win the friendship of Rajputs. सिंपल सी बात थी, अगर उस टाइम पर वो राजपूतों की मदद कर देते तो शेर खान के खिलाफ राजपूतों की एक बहुत बड़ी ताकत हुमायूं के साथ होती, जैसा अकबर के साथ था। अकबर के साथ क्या था, राजपूतों की बहुत बड़ी ताकत अकबर के साथ थी। उनके पास तो मुगल सैनिक तो थे ही, मुगल तो थे ही, लेकिन उनको राजपूतों का साथ मिला, जिसके कारण अकबर, आप देखेंगे कि अकबर ने अपनी टेरिटरी को मैक्सिमम रीजन तक एक्सपांड कर दिया था। कारण था राजपूतों से फ्रेंडशिप उन्होंने की। वो समझ गए थे कि बिना राजपूतों की सहायता के हम इस देश पे राज नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने पिता का देखा था एक्सपीरियंस, उन्होंने समझा अपने पिता का एक्सपीरियंस कि भाई हमारे पिता ने जो गलती करी कि उन्होंने कॉपरेशन नहीं लिया राजपूतों के साथ, हम नहीं करेंगे ऐसा। रानी कर्णावती ने उस टाइम पर मदद मांगी हुमायूं से, लेकिन हुमायूं ने मदद नहीं करी, और यही उसकी सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ। अगर मदद कर देता तो राजपूत बड़े पैमाने पर किसके साथ हो जाते, हुमायूं के साथ हो जाते। और फिर जो शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया चौसा और बेलग्राम के युद्ध में, शेर खान नहीं हरा पाता हुमायूं को। आप देखिए ना, अकबर कोई भी युद्ध हारा क्या अपने जीवन काल में, अभी हम आगे देखेंगे, अकबर एक भी युद्ध नहीं हारे। कारण था राजपूतों का साथ। सिर्फ महाराणा प्रताप को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे राजपूत अकबर के साथ थे, जितने भी राजपूत थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि राजपूतों ने मदद नहीं करी हुमायूं की, क्योंकि हुमायूं ने उनकी मदद नहीं करी थी। तो जब हुमायूं पर आक्रमण हुआ तो हुमायूं की भी मदद राजपूतों ने नहीं करी। भाई साहब, आपने हमारी मदद नहीं करी जब हमें आपकी जरूरत थी, ठीक, तो फिर हम आपकी मदद अब क्यों करें, ठीक है। तो ये रीजन आपको समझ में आया। तो डू नॉट सी कोऑपरेशन ऑफ राजपूट्स, कारण रानी कर्णावती ने जब राखी भेजी, मदद मांगी, हुमायूं ने मदद नहीं करी, ठीक। ये रीजन समझ में आया आपको, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो रीजन था वो था बिट्रेल ऑफ हुमायूंस ब्रदर्स एंड नोबल्स। देखिए, हुमायूं के भाइयों ने भी बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। देखिए, हुमायूं ने अपने भाइयों को साम्राज्य दिया। आप देखिए, साम्राज्य का बंटवारा किया, कामरान हो, अस्करी हो, या आपके हिंदल हो, इन सभी को अपने अपने क्षेत्र दिए, लेकिन उसके बावजूद इन भाइयों ने धोखा दिया, ठीक है। तो हुमायूं के जो भाई थे और उनके नोबल्स थे, उनके अमीर जो थे, उनके विश्वासघात भी एक बहुत बड़ा कारण बना हुमायूं का। देखिए, द नॉन कोऑपरेशन एंड ट्रीचरी ऑफ हिज ब्रदर्स एंड नोबल्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हुमायूंस डाउनफॉल। देखिए, हुमायूं के पतन में उसके भाइयों और अमीरों का, नोबल्स मतलब अमीर, का असहयोग होना एवं विश्वासघात का भी योगदान था, ठीक है। मतलब हुमायूं का जो पतन था, हुमायूं का जो डाउनफॉल था, उसमें इनकी असहयोग और विश्वासघात की नीति का भी एक बहुत बड़ा रोल था। ऑल्दो हुमायूं treated his brothers and other nobles with benevolence, yet in time of crisis these peoples did not cooperate with him. On the contrary, they harassed him. देखिए, यद्यपि हुमायूं ने अपने भाइयों एवं अन्य अमीरों के साथ उदारपूर्ण व्यवहार किया था। बेनेवोलेंस का मतलब होता है उदारपूर्ण व्यवहार करना, उदारपूर्ण व्यवहार, ठीक है। इनके साथ उदारपूर्ण व्यवहार किया था। इसके बाद भी जब भी कभी संकट आया, येट इन टाइम ऑफ क्राइसिस, इन लोगों ने उसके साथ सहयोग तो नहीं किया, उल्टा उसे परेशानी किया।
मतलब कि इन लोगों ने सहयोग तो चलिए ठीक है, आपने सहयोग नहीं किया, लेकिन आप लगातार उनको परेशान करते रहे, आप रिवोल्ट करते रहे, आप सारी चीजें करते रहे, तो जिसके कारण हुमायूं को बाहरियों के साथ साथ अपनों से भी लड़ना पड़ता था। मतलब कि उनके, देखिए हुमायूं के साथ प्रॉब्लम ये थी कि बाहरी तो थे ही इतने ताकतवर, लेकिन जो घर वाले थे, जो भाई थे, जो उनके नोबल्स थे, वो भी उनको हैरेस कर रहे थे। ठीक, तो एट द सेम टाइम when he was besiding Kalinger, at the same time Kamran challenged his power by forcibly taking control of Punjab and exposed the mutual disunity of the Mughals on the Afghans. देखिए, जब एक ही समय पर कालिंजर पर घेरा डाल रहा था, उसी समय पर कामरान, ठीक है, जो इसका भाई था जिसको काबुल और कांधार की जिम्मेदारी दी गई थी, उस पर उसी समय पर कामरान पंजाब पर जबरदस्ती अधिकार कर रहा था। ठीक है, पंजाब पर क्या कर रहा था, फोर्सफुली टेकिंग कंट्रोल ऑफ पंजाब। ठीक है, जिसके कारण, और सत्ता को चुनौती दे रहा था। ठीक है, जिसके कारण मुगलों की जो आपसी फूट थी, म्यूचुअल डिसयूनिटी जो थी, ठीक है, वो अफगानों के नजर में आ गई थी। ठीक है, तो अफगानों को यह पता चल गया कि भैया इनमें भाई भाई में नहीं बन रही है। देखिए, कभी भी बाहरी व्यक्ति आपके ऊपर तभी चढ़ाई करता है जब वो देख लेता है कि आप में आपसी नहीं बन रही, आपस में नहीं बन रही है। आप एक चीज याद रखिए, हमेशा बाहरी तीसरा हमेशा उसका फायदा उठाता है। यही यहां पर भी था। चूंकि जिस टाइम पर हुमायूं कालिंजर पर घेर रहा है, तुमको मदद करने की बजाय तुम फोर्सिबली टेक कंट्रोल ले रहे हो पंजाब का, और सीधे सीधे सत्ता को चैलेंज कर रहे हो। इससे हो क्या रहा है, इससे अफगानों को ये जो है, ये दिख रहा है कि मुगलों में आपस में भाइयों में नहीं बन रही, जिसके कारण उनका मोराल काफी ज्यादा बूस्ट हुआ। दिस बूस्टेड द मोराल ऑफ अफगान्स। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ये दिख रहा है उनको, इसलिए उनका हौसला जो है ना वो बढ़ गया, क्योंकि ये दिख रहा है उनको कि भाई इनमें भाइयों में आपस में लड़ाई चल रही है। ठीक, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये कमजोरी होती है। ठीक, so this boosted the morale of Afghans. At the time when Humayun was engaged in the Battle of Chausa, at the same time Muhammad Zaman Mirza and Muhammad Sultan Mirza revolted. अब देखिए, इनके दो नोबल्स थे। जिस टाइम पर चौसा का युद्ध चल रहा था हुमायूं का, उसी टाइम पर इनके जो दो नोबल्स थे, एक था मोहम्मद जमन मिर्जा और दूसरे थे मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। मतलब सेम टाइम पर एक तरफ वो बाहरी व्यक्ति से लड़ रहा है और एक तरफ इनके खुद के नोबल्स क्या कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर दे रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण हो क्या रहा था कि उसका अटेंशन डाइवर्ट हुआ। एज अ रिजल्ट ही हैड टू डाइवर्ट हिज अटेंशन फ्रॉम अफगान्स टू दीज रिबेलियंस नोबल्स। देखिए, चूंकि आप देखिए, कभी भी आप देखिएगा, जब भी आपको मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ाई करनी होती है तो आप कमजोर पड़ जाते हैं। ये होता है, आज भी ये होता है। जैसे कि आप अगर एक फ्रंट पे लड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपका ध्यान एक ही जगह केंद्रित होता है। लेकिन जब आप मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ते हैं तो आपको अपना ध्यान डाइवर्ट करना पड़ता है। यही हुमायूं के साथ हो रहा था। हुमायूं चौसा का युद्ध तो लड़ ही रहा था अफगानों के खिलाफ, लेकिन उसी टाइम पर इनके जो नोबल्स थे वो विद्रोह कर रहे थे, इनके भाई विद्रोह कर रहे थे, तो उसको अपना अटेंशन डाइवर्ट करना पड़ रहा था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था फेलियर का। ठीक है, आप समझिए हुमायूं को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। अंदर से लड़ रहे हैं, बाहर वालों से लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति क्या क्या कर लेगा। ठीक, तो इसीलिए तो ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मालवा एंड गुजरात passed out of हुमायूं's hand due to अस्करी's stupidity and rebellion। देखिए, अस्करी जो इनके भाई थे, इनकी मूर्खता के कारण हुमायूं के हाथ से मालवा और गुजरात भी निकल गया था हाथ से। जो इनकी मूर्खता थी, ठीक है, तो मूर्खता के कारण, ठीक है, और विद्रोह के कारण मालवा और गुजरात भी हुमायूं के हाथ से निकल गया। जमन मिर्जा ऑल्सो बिट्रेड हुमायूं ऑन द ओकेजन ऑफ बैटल ऑफ चौसा। While Humayun was in Bengal, Hindal and Kamran rebelled, so he had to return to Agra soon after the Battle of Chausa। मतलब कि देखिए, बाहरी व्यक्ति से तो लड़ ही रहा था,
इनको भीतर घात से भी लड़ना पड़ रहा था। ठीक है, अब जैसे जैसे हुमायूं बंगाल में था, चौसा का युद्ध लड़ रहा था, इसको वापस आना पड़ा क्योंकि हिंदल और कामरान ने क्या कर दिया था, रेबेल कर दिया था। ठीक है, तो इसको वापस आना पड़ा चौसा के टाइम पर। ठीक, तो ये सारी चीजें थी। तो इससे आपको समझ में आया कि हुमायूं के जो भाई थे और उनके जो नोबल्स थे, इनके रिवॉल्ट के कारण भी हुमायूं कमजोर हुआ। तो उसके फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था। समझ में आया आपको, उनके भाइयों के और नोबल्स के विश्वासघात के कारण। समझ में आया आपको? ठीक। नेक्स्ट रीजन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो था वो था लैक ऑफ क्वालिटीज ऑफ अ स्किल्ड कमांडर। देखिए, कुशल सेनापति के गुणों का अभाव था। देखिए, एक बाबर भी सेनापति थे, बाबर भी आप देखेंगे सेनापति थे। चाहे उन्होंने इब्राहिम लोदी से युद्ध किया हो, तब भी इब्राहिम लोदी की सेना ज्यादा बड़ी थी। और चाहे राणा सांगा से युद्ध किया हो, उस टाइम पर उनकी सेना जो थी वो ज्यादा मजबूत थी। लेकिन उसके बाद भी बाबर जीता। बाबर क्यों जीता? क्योंकि वो एक कुशल सेनापति था, स्किल्ड कमांडर था। ठीक, इनके अंदर वो गुणों का अभाव था। दाओ हुमायूं वॉज ब्रेव एंड करेजियस येट ही लैक्ड स्किल्ड जनरलशिप। मतलब हुमायूं भले ही वीर और साहसी था, लेकिन वो कुशल सेनापति का अभाव था। ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज द राइट अपॉर्चुनिटीज टू अटैक। देखिए, ये एक बहुत सही कुशल नेतृत्व की एक बहुत बड़ी पहचान होती है। आक्रमण कब करना है, सही समय पर आक्रमण करना, ये समझना एक बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एक जनरल के लिए, एक कमांडर के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि सही अवसर का फायदा ना उठा पाना, ठीक है, यही इनकी कमजोरी दिखाता है। इस सही समय पर आक्रमण करना चाहिए था। जब शेर शाह सूरी की अगर हम बात करते हैं, जब इनका बंगाल में, ठीक है, जब इन्होंने, ठीक है, इन्होंने वहां पर क्या कर लिया था, चुनार के किले को, याद करिए, शेर शाह सूरी को सबसे पहले हुमायूं ने चुनार के किले पे घेरा था, याद होगा आपको, 1532 में। ठीक, चुनार के किले को घेर रखा था। लेकिन उस टाइम हुमायूं ने संधि कर ली थी शेर खान से, और ये सबसे बड़ी गलती थी। उसी टाइम पर शेर खान को कुचल देना चाहिए था। आप समझिए, यही होता है सही समय पर आक्रमण करना, क्योंकि उस टाइम पर शेर खान, शेर शाह सूरी उतना मजबूत नहीं था। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि उसी टाइम पर उसका गला रेत दो, क्योंकि बाद में अगर वो उसने वो चीज करी तो अब वो ताकतवर हो गया, अब आप नहीं कर पाओगे। तो सही समय पर अटैक करना बहुत जरूरी है। अगर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पहले ही तराइन के युद्ध में मार दिया होता तो इतिहास ही बदल गया। देखिए, सही समय पर सही काम करना बहुत जरूरी होता है। अगर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया होता तो आप सोचिए कि इतिहास पूरा बदल गया। लेकिन कोई चीज जब, इसीलिए कहा जाता है, कहावत है कि, चलिए बताऊंगा बाद में। अगला बात करें, हिज स्ट्रेटजी वॉज ऑल्सो फ्लॉड। इन हिज एरोगेंस he did not even hear the proper advice of his military advisors। देखिए, चूंकि क्या होता है कि आपके जो सलाहकार होते हैं, ठीक है, उनका बात सुनना बहुत जरूरी होता है। एक अच्छा राजा वही होता है जो अपने सलाहकारों की बात सुने। आप अमल करें ना करें वो आपके ऊपर, लेकिन एटलीस्ट कम से कम सुने। ठीक है, अब चूंकि हुमायूं का जो था, ठीक है, वो अपने परामर्श पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसका एरोगेंस था, दम्भ था, ठीक है, कि मैं इनकी बात क्यों सुन। याद करिए आप, तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी भी यही गलती थी, अपने सलाहकारों की बात ही नहीं मानता था, क्योंकि पढ़ा लिखा था। वो समझता था हमसे होशियार कोई है नहीं। पढ़ा लिखा व्यक्ति, हमेशा याद रखिएगा, वो उसके अंदर ये कमी भी होती है कि वो सलाह नहीं सुनना चाहता, क्योंकि वो अपने आप को बहुत समझदार समझता है। ठीक, वही जगह अगर आप अकबर को देखें, अकबर अनपढ़ था,
लेकिन वो अपने सलाहकारों की बात सुनता था, समझता था और फिर फैसला लेता था। अकबर का शासन देख लीजिए और इन पढ़े लिखों का शासन देख लीजिए, फर्क समझ में आ जाएगा। अकबर अनपढ़ था, लेकिन उसके बाद भी आप उसका शासन आप देख लीजिए। ठीक है, इसीलिए राजा बनने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति राजा बन सकता है। राजा के लिए एक अलग क्वालिटी होती है। हमारे सामने इतिहास में अकबर अनपढ़ था, आप देखिए उसका शासन। और मोहम्मद बिन तुगलक को देख लीजिए, पढ़ा लिखा होने के बावजूद क्या क्या ब्लंडर किए उसने, पढ़ा है हमने। ठीक, तो ये सारी चीज। ठीक, तो ये क्या आता था, अपने दम्भ में या एरोगेंस में अपने एडवाइजर्स की बात नहीं मानता था। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर द बैटल ऑफ चौसा, हिज एडवाइजर हैड एडवाइज्ड हिम टू टेक द नदर्न रूट ऑफ द गंगास टिल जौनपुर, बट ही टुक द सदर्न रूट। देखिए, जब इस समय उदाहरण स्वरूप जब इनको चौसा का युद्ध में ये जब जा रहे थे, तो इनके सलाहकार ने इनको बताया था कि गंगा का उत्तरी हिस्से से हमें रूट लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने कौन सा हिस्सा लिया, दक्षिणी हिस्से से। आप याद करिए, चौसा के युद्ध में मैंने आपको बताया था दो नदियां बह रही थी, ऊपर से गंगा और नीचे से दूसरी नदी थी, और हुमायूं की सेना यहां फंस गई थी, और जो ये था क्या कहते हैं शेरशाह सूरी, इसकी सेना यहां ऊपर थी। ठीक है, तो गंगा के नॉर्थ में थी और ये साउथ में थे। तो जब इनके सलाहकार ने बोला कि साहब यहां से जाओ, ये महाराज यहां से गए, जिसके कारण हुआ क्या, इनकी सेना जब बारिश आई तो इनकी सेना किसमें फंस गई, बाढ़ में फंस गई, क्योंकि इनके दोनों तरफ क्या थी, नदियां थी। ठीक, तो इनके सलाहकार ने जब इनको समझाया, ठीक, कि भाई आप नॉर्थ से ले लीजिए, लेकिन इन्होंने नॉर्थ से न लेकर के साउथ से लिया, जिसके कारण दोनों नदियों के बीच में क्या हो गई, हुमायूं की सेना फंस गई। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम मालवा, ही वॉज एडवाइज्ड बाय दिलावर खान लोधी टू सप्रेस शेर खान, बट ही डिड नॉट पे अटेंशन टू इट। इनके दिलावर खान लोधी ने एडवाइस किया इनको कि साहब ये शेर खान बहुत ताकतवर हो रहा है, इसको खत्म कर दो, इन्होंने नहीं किया। ठीक है, ऑन द ओकेशन ऑफ बैटल्स ऑफ चौसा एंड बेलग्राम, ही सेट अप हिज कैंप ऑन द लो प्लेसेस। देखिए, मैंने आपको बताया था कि निचले जगह पर इन्होंने कैंप लगाए, जिसके कारण जब बाढ़ आई तो इनके कैंप तबाह हो गए। तो शेरशाह सूरी कहाँ था, वो ऊंचाई पे था। ठीक, आपने जो कैंप बनाए वो नीचे बनाए, और वो कहाँ था, ऊंचाई पे था। ठीक, अब जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति ऊंचाई पर है वो एक एडवांटेजियस पोजीशन पे। ठीक है, डिड नॉट अटैक द एनिमी इमीडिएटली एंड डिड नॉट इवन प्रिपेयर द आर्मी प्रॉपरली। इन्होंने ना तो तुरंत हमला किया अपने दुश्मन पर, और ना ही अपनी आर्मी को, ठीक है, एरे नहीं है, आर्मी है, आर्मी, ठीक है, आर्मी प्रॉपरली। एज अ रिजल्ट ही वॉज डिस्पीटेड डिस्पाइट हैविंग अ बिगर आर्मी देन शेर। आप सोचिए, हुमायूं की आर्मी ज्यादा बड़ी थी शेर खान से, उसके बाद भी हार गए। इनके पिता बाबर तो कम आर्मी से जीत जाते थे। यही होता है स्किल्ड कमांडर, ठीक है, जिसकी बहुत बड़ा अभाव था हुमायूं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट था लैक ऑफ nationalism in Humayun's army. There were soldiers of different castes and nationalities in Humayun's army, in which Mongols, Turks, Chagatai Turk, Uzbek, and Yusufzai were the chief's disciple. ठीक है, were needed to keep such an army under control, but Humayun maintained discipline in the army with his weakness. देखिए, हुमायूं की जो प्रतिद्वंदी थे, ठीक, हुमायूं के जो सेना थी, ठीक है, इसमें विभिन्न जातियों के लोग थे। ठीक है, इसमें विभिन्न जातियां एवं राष्ट्रीयता के सैनिक थे। ठीक है, जिनमें मंगोल, तुर्क, चगताई तुर्क, यूज़ेक, यूसुफजाई सभी चीफ हुआ करते थे। ठीक है, जो सेना का नियंत्रण बनाए रखते थे। ठीक है, अब सेना में चूंकि नियंत्रण के साथ साथ डिसिप्लिन भी मेंटेन होना होता है। ठीक, तो आर्मी का जो डिसिप्लिन था, ठीक है, ये वो मेंटेन करने में हुमायूं क्या थे, असफल थे। ठीक है, क्योंकि देखिए, आर्मी आपके पास कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उनको कंट्रोल में रखना ये राजा का काम होता है। ठीक है, जिसके कारण हुआ क्या, बहुत सारी आर्मी ने इनका साथ छोड़ दिया इन डिस्ट्रेस। ऑन द ओकेजन ऑफ द वॉर ऑफ कन्नौज, मैनी ऑफ हिज मिलिट्री ऑफिसर्स एंड आर्मी मैन लेफ्ट हिम बिफोर द स्टार्ट ऑफ वॉर।
ठीक है, तो मतलब युद्ध शुरू होने से पहले ही इनके सैन्य अधिकारियों ने छोड़ दिया। अब जब आपके सैन्य अधिकारी छोड़ देंगे तो आप कैसे लड़ पाएंगे? समझ में आया आपको? ठीक। तो राष्ट्रीयता की भी हुमायूं की आर्मी में कमी थी। जब जरूरत थी तो छोड़ के चले जाते थे। ऐसे कैसे आप छोड़ के चले गए भाई आपका? ठीक। और इसके अलावा हुमायूं की कई सारी मिस्टेक्स भी थी। द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हुमायूं वॉज टू डिवाइड द अनऑर्गेनाइज मुगल स्टेट अमंग हिज ब्रदर्स। अपने भाइयों में विशाल मुगल स्टेट को बांट देना, ये इनकी सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक। क्योंकि जब आप अलग अलग बांट देते हैं तो उससे क्या हो जाते हैं, आप कमजोर हो जाते हैं। While it was necessary that Humayun would have stabilized his power by controlling the entire state, उसको सारा स्टेट अपने हाथ में रखना था, अपने पावर को स्टेबलाइज करने के लिए। क्लियर? बाय बट नॉट डूइंग सो हुमायूं वीकेंस हिज पावर बाय डिवाइडिंग हिज किंगडम। अपने राज्य को बांट करके उन्होंने क्या कर लिया, राज्य को। ठीक। तो ये सारे रीजंस थे हुमायूं के फेलियर के। ठीक, हमने आज की क्लास में देखा कि क्या क्या कारण थे। ठीक है, तो कई सारे कारण थे। राजनीतिक परिस्थिति जो थी, इसके अलावा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट अच्छा नहीं था, राजपूतों ने सहयोग नहीं किया, इनके भाइयों और नोबल्स ने इनको धोखा देना शुरू कर दिया, इनके ये कमांडर अच्छे नहीं थे। इसके अलावा बात करें तो जो हुमायूं की जो मिस्टेक्स थी, ठीक है, वो भी बहुत सारी थी। और इनके अंदर लैक ऑफ नेशनलिज्म भी था हुमायूं आर्मी में। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और रीजन था शेर शाह का मिलिट्री टैलेंट। देखिए, शेर शाह सूरी की जो सैन्य प्रतिभा थी ना, वो बहुत जबरदस्त थी। आप सोचिए, इतने छोटे स्टेट का होने के बावजूद धीरे धीरे करके उसने एम्पायर को अपने इतना सुदृढ़ कर लिया कि उसने मुगल बादशाह को भगा दिया मार के। तो समझ सकते हैं आप, शेर शाह हुमायूं's राइवल was a shrewd politician and a capable general unlike हुमायूं। देखिए, हुमायूं के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो चाहे राजनीतिज्ञ हो एवं दक्ष सेनापति, बहुत केपेबल था शेरशाह। ठीक है, हिज डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क वर रिमार्केबल एंड ही पोजेस द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी टू एफिशिएंटली अकम्प्लिश इवन द मोस्ट इम्पॉसिबल एंड चैलेंजिंग टास्क। मतलब कि वे एक दृढ़ निश्चयी एवं कर्मठ था। ठीक है, डिटर्मिनेंट एंड हार्ड वर्क। ठीक है, जिसके कारण उसमें असंभव एवं कठिन कार्यों को भी कुशलता पूर्वक संभव बना देने की अद्भुत क्षमता थी। मतलब कि जो इम्पॉसिबल टास्क था उसको भी पॉसिबल बनाने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी थी शेरशाह। ठीक है, इन द फेस ऑफ टफ सिचुएशंस ही रिमेन्ड कंपोज एंड नेवर पैनिक। मतलब जब कभी कठिन समय में भी आया तो भी अपनी परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थिति में भी इसने कोई घबराया नहीं, पैनिक नहीं किया इसने। He embodied all the qualities of a worthy commanders, meticulously planning wars and attacks। मतलब कि इन्होंने सोच समझकर, ठीक है, अपने यहाँ योग्य सेना नायक के सभी गुण थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने वह सोच समझकर युद्ध एवं आक्रमण की योजनाएं बनाया करते थे। मतलब बहुत ही ज्यादा मेटिकुलसली प्लानिंग किया करते थे, कभी भी वॉर करना है या अटैक करना है। हिज बैटलफील्ड स्ट्रेटजी सरपास दैट ऑफ हुमायूं। ठीक है, इनकी जो रण क्षेत्र की जो नीति थी वो हुमायूं से बहुत श्रेष्ठ थी। ठीक है, एडिशनली शेर शाह डिस्प्लेड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्रेस, स्विफ्टली गेनिंग द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ ऑल द अफगान सरदार्स। देखिए, आपने सिर्फ और सिर्फ, देखिए, ताकत से सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी जाती, लड़ाई आपके एक कुशल नेतृत्व के साथ भी लड़ी जाती है। इनके प्रशासनिक गुण जो थे, ठीक है, जिसके कारण इन्होंने जितने भी अफगान सरदार थे सबको अपने पक्ष में कर लिया था, सपोर्ट और कोऑपरेशन कर लिया था। आप सोचिए, हुमायूं तो अपने भाइयों को एकत्रित नहीं कर पाया था, हुमायूं के भाई उनसे नोबल्स और उनके नोबल्स वो कर रहे थे, इन्होंने अफगान सरदारों को इकट्ठा कर लिया था। यही होता है कुशल नेतृत्व। ठीक है, ही वॉज विलिंग टू सेट असाइड मॉरली टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स। Deceptively, he fooled Humayun multiple times, offering false assurance and inducement, which brought him time and strengthened his position. In fact, Sher Shah's character and personality played a significant role in Humayun's downfall. शेर शाह सूरी का जो चरित्र एवं व्यक्तित्व था, ये भी हुमायूं के डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा कारण था। आप सोचिए कि अवसर मिलने पर भी हुमायूं के साथ ये उसको मूर्ख बना देता था।
नहीं नहीं साहब, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, संधि कर लेता था। और पीछे क्योंकि इसको समय चाहिए था, अपनी सेना को सुदृढ़ बनाने के लिए इसको समय चाहिए था, वो समय इसको मिल गया, हुमायूं इसको बना देता था। क्लियर? तो ये सारी चीजें थी। ठीक। तो शेर शाह सूरी का भी एक बहुत एक्सट्रीम टैलेंटेड व्यक्ति था, जिसके कारण हुमायूं जो पढ़ा वो उसके कंपैरिजन में कमजोर पड़ गया। ठीक। तो ये सारे रीजंस थे फेलियर के हुमायूं के। ठीक। आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अकबर। ठीक है, देखिए मैं आपको बोला था कि शेर शाह सूरी पर मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, सूर एम्पायर पर, और उसको आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारा मुगल वंश है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, या फिर अगर हम कहें तो सूर एम्पायर को हम पहले पढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम अकबर से कंटिन्यू करेंगे ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि 1540 से लेकर के 1555 तक सूर एम्पायर का शासन था दिल्ली सल्तनत। ठीक, दिल्ली। ठीक, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।